सभी का स्वागत इस वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे कि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। बेसिकली दिस इज द सेकंड लेक्चर, सेकंड लेसन टू इंट्रोडक्शन टू DBMS इन 11 साइंस IT। जो इसका सिलेबस है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डेटा टाइप्स, डेटा मॉडल। ये जो पॉइंट है वो सेल्फ लर्निंग के लिए है, हम नहीं देखेंगे। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू RDBMS, इंट्रोडक्शन टू SQL एंड कैटेगरीज ऑफ SQL। वंस अगेन, ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स है ये सेल्फ लर्निंग के लिए है। तो अगर आप सोचते होंगे कि मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, एक मेरे अभी अभी दोस्त ने बताया कि आप वीडियो तो अच्छा बनाते हैं, लेकिन अगर हिंदी में बोलेंगे तो रीच यानी कि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। तो सोचा कि अगर ऐसा है तो ठीक है। कमिंग टू DB डेटाबेस, हम चाहे ना चाहे डेटाबेस तो डेली लाइफ में यूज करते ही है। एक सीधा फ़ोन डायरी का अगर उदाहरण देखें तो हम उसमें नेम और नंबर, ये कम से कम 2 चीज़ें तो सेव करते हैं। नेम में किसी व्यक्ति का नाम रहेगा हमारे कॉन्टैक्ट का, नंबर में उसका फ़ोन नंबर रहेगा। उसके बाद ज़्यादा से वहाँ पे ईमेल भी आ सकता है, सिटी आएगी, और बाकी फील्ड भी हो सकते हैं जो कि हम अभी स्मार्टफोन में जो कॉन्टैक्ट सेव करते हैं वहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स रहती है, हमें पता है। लेकिन जब पुराने ज़माने में वो स्मार्टफोन्स नहीं थे तो हम लिख के रखते थे, तो वहाँ पे भी कम से कम नाम और नंबर तो रहता ही था। नाम में कॉन्टैक्ट का नाम रहेगा, नंबर में उसका फ़ोन नंबर ऑब्वियसली। तो ये जो इन्फॉर्मेशन रहेगी एक कॉन्टैक्ट के बारे में, तो वो बन गया एक रिकॉर्ड। नाम, उसका नंबर, ईमेल, सिटी फॉर एग्जाम। ऐसे जैसे हमारे कॉन्टैक्ट्स रहेंगे उतने सारे रिकॉर्ड्स बनेंगे। सो रिकॉर्ड का मतलब है यहाँ पे एक रो आप बता सकते हैं। तो उस रो में जितने प्रॉपर्टीज है वहाँ पे, नेम, नंबर, ईमेल, सिटी, हम सीधे शब्दों में उसको फील्ड बोलेंगे। यहाँ पे नेम ये एक फील्ड हो गया, नंबर एक फील्ड हो गया, ईमेल एक फील्ड हो गया, और सिटी भी एक फील्ड हो गया। तो ऐसे कितने भी फील्ड आप ले सकते हैं जो कि वहाँ पे रिलेटेड हो, तो ये एक रिकॉर्ड हो गया। तो उसी तरह डॉक्टर भी अपने पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो हिस्ट्री रहती है। पेशेंट कब आया, पहले उसको क्या डिसीज था, उसको क्या ट्रीटमेंट दिया, उस पर क्या क्या इम्पैक्ट उसका हुआ, तो ये भी एक फाइल में वो रखते हैं, सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड यू कैन से। लाइब्रेरियन अगर देखेंगे तो वहाँ तो ज़रूरत इसलिए होती है ज़्यादा कि बुक्स बहुत सारे होते हैं, यूज़र्स भी बहुत सारे होते हैं। यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन रहेगी, बुक्स की इन्फॉर्मेशन रहेगी। बुक्स में क्या रहेगा, उसका ISBN क्या है, नंबर क्या है, यूनिक नंबर, उसका टाइटल क्या है, ऑथर कौन है, पब्लिशर कौन है। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी बुक के बारे में रहेगी। यूज़र्स के बारे में वैसी इन्फॉर्मेशन रहेगी, किसने कौन सा बुक कब लिया, कब दिया, कितना लेट हुआ, उसको कितना फाइन फॉर एग्जांपल, ये हो सकता है। तो हर एक यानी कि बुक्स के लिए, यूजर्स के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए रिकॉर्ड्स बनानी पड़ती है। अगर आप टीचर का एग्जांपल ले तो अपने स्टूडेंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन यानी कि उनका पर्सनल डेटा, उनका एकेडमिक डेटा, कितने मार्क्स आए किसको, कब, किस एग्ज़ाम में, अटेंडेंस क्या है, ऐसी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है। सो ये तो हो गए अपने डेली लाइफ के उदाहरण। अगर इन्हीं इंफॉर्मेशन ये जो है वो सब कंप्यूटराइज करनी पड़े, ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स तो डालने पड़ेंगे, और इसके लिए जो चीज़ लगती है उसको बोलते हैं डेटाबेस। हमें लगेगा डेटाबेस, डेटाबेस इज नीडेड। सो अभी हम देखेंगे कि डेटाबेस होता क्या है। So to define database formally, database, which is in short denoted as DB, database. Database is a collection of interrelated data.
इसका मतलब क्या है? तो अभी अभी हमने जो उदाहरण देखा कि ये जो फ़ोन बुक का, उसमें एक व्यक्ति का नाम है, उसका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे है, उसी व्यक्ति का ईमेल यहाँ पे है, और वो व्यक्ति जहाँ पे रहता है उस सिटी या कुछ गांव देहात का नाम वहाँ पे है। ये जो सारी वैल्यूज़ है वो एक किसी व्यक्ति से रिलेटेड है। दूसरी शब्दों में आप देखेंगे तो ये है नाम। अगर ऐसे रिकॉर्ड्स बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे पास है और हर एक का एक रो है, तो पहले फील्ड नेम में सभी कॉन्टैक्ट्स का नेम आएगा, नंबर में सभी कॉन्टैक्ट्स का नंबर ही आएगा, ईमेल में उनका ईमेल आएगा, ऐसे। तो एक कॉलम में एक रिलेटेड जिसका डोमेन नेम है ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी, वैल्यूज आएंगे, नंबर्स में फ़ोन नंबर्स आएंगे, ऐसे। तो आप रो वाइज देखें तो वो एक ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट को रिलेटेड इंफॉर्मेशन वैल्यूज हैं। अगर आप कॉलम वाइज देखें तो डोमेन वाइज वो सभी जो वैल्यूज है वो रिलेटेड है। सो कमिंग बैक, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। सो यहाँ पे जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे वो रिकॉर्ड्स इंटर रिलेटेड हैं। अगर हम स्टूडेंट डेटाबेस की बात करेंगे तो ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी अबाउट स्टूडेंट्स। इफ़ यू आर कंसिडरिंग फॉर एग्जांपल, अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ का नाम, उनकी डिपार्टमेंट, उनका एक्सपीरियंस, उनकी सैलरीज, ऐसे एक किसी विशिष्ट क्या बोलते हैं उसे, एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में, एक फील्ड के बारे में रिलेटेड डेटा वहाँ पे एक डेटाबेस में रहेगा। एंड दैट्स व्हाई डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, a collection of information organized in such a way that a computer program can quickly select desired pieces of data. So डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन हम रखते हैं या रखी जाती है वो ऐसी ऑर्गेनाइज की जाती है जहाँ से उसको लेना जब पड़ता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप मान लो किसी व्यक्ति का फ़ोन नंबर निकालना है उसके नाम से, या नंबर से उसका नाम निकालना है, तो बहुत ही इफिशिएंटली वो आएगा। सो दिस हेल्प्स इन इफिशिएंट इंसर्शन, रिट्रीवल, अपडेशन एंड डिलीशन ऑफ डेटा। अभी हम आगे देखेंगे कि डीबीएमएस के बारे में, वहाँ पे ये फंक्शनैलिटीज हम देखेंगे। लेकिन ये जो फंक्शनैलिटी होती है कि इंसर्शन, डेटा डेटाबेस में रखना, इंसर्शन इट इज कॉल्ड एज इंसर्टिंग द डेटा इनटू डेटाबेस। रिट्रीवल, अभी जो उदाहरण देखा कि एक विशिष्ट डेटा डेटाबेस से निकालना, रिट्रीवल बोलते हैं उसको। किसी डेटा को अपडेट करना, किसी का नंबर चेंज हो गया तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं, अपडेशन। किसी कॉन्टैक्ट को डिलीट करना हो तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीशन ऑफ डेटा। सो all these functionalities will be efficient because the data is organized in a very efficient and proper way. So अभी हम फिर से देखेंगे कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है। ये बात पहले ही हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी है कि व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। सो डेटा, इफ इट इज टू बी डिफाइंड, डेटा इज रॉ फैक्ट्स। डेटा यानी सिर्फ रॉ फैक्ट्स है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखें तो ये है डी, ये है ए, टी ए। अगर मैं ऐसे उसे स्प्रेड ओवर कर दूँ, डी ए टी ए कहाँ कहीं पे रख दूँ तो कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ ये पता चलेगा कि वो कैरेक्टर्स है, डी ए टी ए, स्प्रेड। इफ आई पुट देम इन सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस, डी ए टी ए एक जगह इस सीक्वेंस में डाल दो, एक साथ रखो, तो बन जाएगा एक मीनिंगफुल वर्ड, डेटा। So data is, so data rather they are raw facts. Data is plural, we have seen. Information is processed data. Information क्या है कि जब हम raw
फैक्ट्स को यानी कि डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल। प्रोसेस माने क्या, अभी मैंने बताया कि DATA जो हर जगह स्प्रेड हुआ था, तो उसको मैंने एक साथ रख लिया एक सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में, तो उसका एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया डेटा। दूसरा उदाहरण देखेंगे कि एक फिगर है 20। अगर मैं 20 इस जगह ऐसी लिख दूं 20, सो वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। हमें हमें कुछ पता नहीं चलता कि 20 क्या है। सो 20 को अगर मैं उसके साथ कुछ ऐसा कॉलम बना के और एक शब्द जोड़ दिया कि एज, उसके आगे मैंने क्या जोड़ दिया, एज, तो एज और 20, तो अभी पता चलता है कि 20 रिप्रेजेंट्स एज ऑफ समबडी, किसी व्यक्ति की वो एज है, तो दैट बिकम्स नाउ इंफॉर्मेशन। तो इसी कॉलम में अगर मैं आगे लिखता जाऊँ कि 30, 22, 21, तो किसी यानी ग्रुप ऑफ पीपल की वो क्या बन गए, एक लिस्ट ऑफ एजेस, तो दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा। अभी हमने क्या किया, 20, 30 जैसे कि रॉ डेटा था उसको एक कॉलम में रख दिया, उसको एक हेडर दिया, तो हमें पता चला कि those things or those figures represent ages of different people. So data does not help in decision making, whereas information helps in decision making. So अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा और बढ़ा दूं कि एक कॉलम है हमारे पास जहाँ पे एजेस है 20, 21, 19, 18 करके, और सभी का इसी रेंज में है, तो हम बता सकते हैं कि ऑल द यूजर्स आर यंग। सो बेस्ड ऑन दैट उस पर निर्धारित करेगा कि अगर पूरे सारे यूजर्स यंग है तो हमें ये करना है, उनको ये डेटा देना है। अगर वो ओल्ड है तो उनको फॉर एग्जांपल ये डेटा देना है। सो इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अभी वो 20, 21, 20 जो 19 वगैरह था उसको हमने प्रॉपर प्रोसेस करके ऐसे रख दिया तो इंफॉर्मेशन बन गया, और उससे हमको पता चला कि हमको क्या करना है। सो इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डेटा कुड बी रिलेवेंट और इरिलेवेंट। अभी हमने देखा कि DATA या 20, 30 अगर ऐसे स्प्रेड हुआ था, सो दैट डिड नॉट कैरी एनी मीनिंग, उसको कुछ मतलब नहीं था, वो किसी से रिलेट नहीं करता था, हमें पता नहीं चलता कि वो किससे संबंधित है। दैट कुड बी रिलेवेंट और दैट मे नॉट बी रिलेवेंट। So information is always in context with something. Information किसी से तो related रहता है क्योंकि वो किसी के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है, इसलिए उसको information कहते हैं. So that's why the information is always relevant. So that means relevant means what? It is usable. It is with respect to something, and that's why it is always usable. Rather, the difference is not given here in the book in this way. In the book it is written that without data, information cannot be processed as against this. So data के ना होते information हम बना ही नहीं सकते, उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। अभी हमने देखा। अभी एक एग्जाम्पल जो बुक में दिया है, ईच स्टूडेंट्स एग्जाम स्कोर इज वन पीस ऑफ डेटा। अभी हमने देखा कि एक स्टूडेंट को इतने मार्क्स आए हैं, 50 फॉर एग्जाम्पल, 70, 90, 95, whatever it is. So that only is a score. लेकिन अगर हमारे पास पूरे क्लास के स्टूडेंट्स के स्कोर की लिस्ट हो या पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स की लिस्ट हो, तो हम कुछ ऐसे उस पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स होशियार है, सारे आई मीन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस यू कैन से कैटेगरीज, सम इन सेकंड क्लास, सम इन फर्स्ट क्लास, ऐसे कुछ बता सकते हैं. So average score of class or the entire school is information that can be derived from the given data. And that's why information will be
meaningful there. We can derive something, we can conclude something, we can take a decision from that. So this is the difference between data and information once again. Now coming to DBMS, Database Management System. Database, DBMS Management System. So it's a software for creating and managing databases. So पहले हमने देखा कि डेटाबेस क्या है. तो डेटाबेस को बनाने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. So it provides users and programmers a systematic way to create, retrieve, update and manage data. तो बेसिकली DBMS जो होती है कि वो आपको ऐसे फंक्शनैलिटीज देगी जहाँ से और जिससे आप रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं. जो डेटा आपको उसमें से चाहिए वो आपको आप ले सकते हैं, उसको बोलते हैं रिट्रीवल. हमने देखा पहले, रिट्रीव कर सकते हैं. अगर आपको चाहिए तो किसी डेटा को बदल सकते हैं, अपडेट इट इज कॉल्ड एज. एंड दिस इज हाउ यू कैन हैव सम मैनेजमेंट फंक्शंस ऑन द डेटा. So these are the three or four prominent functionalities. Inserting the data, that is called as creating. Creating the data, we can say there. Storing. Next, taking it out as required, retrieval. Modification, updation, deletion, etc. These are the prominent operations which are possible with the database management system. So it stores data in such a way that it becomes easier to retrieve and manipulate information. अभी हमने जो टेबल फॉर्मेट देखा यहाँ पे, तो इसी तरह जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रखती है तो बहुत ही इफिशिएंट तरीके से रखती है. इसलिए उसको निकालना, रिट्रीवल और मैनिपुलेशन बहुत इजी बनता है. हम आगे जाके उसका और विस्तृत उदाहरण देखेंगे. So some examples of popular DBMSs. The first is SQLite, you can see here. जो एंड्रॉयड में रहती है डेटाबेस सिस्टम SQLite है, बहुत ही लाइट वेट रहती है. सो SQLite. नेक्स्ट इज MySQL, जो बहुत सारे वेबसाइट्स में यूज की जाती है DBMS. नेक्स्ट इज PostgreSQL, which is used for very complex and big data. PostgreSQL यानी वो फंक्शनैलिटीज MySQL से बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है. बेसिकली फॉर बिग डेटा देयर आर मेनी अदर ऑपरेटिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, बट SQLite, MySQL एंड PostgreSQL, कॉमन थिंग उसमें से जो कॉमन है वो ये है कि तीनों ओपन सोर्स है. तो पिछली बार हमने ओपन सोर्स के बारे में पढ़ा था. तो तीनों का कोड हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो MySQL जो है वो ओरेकल ने अभी उसको परचेस किया है, टेक ओवर किया है. अभी MySQL ओरेकल कंपनी की प्रोडक्ट है. ओरेकल का खुद का भी एक डेटाबेस है. नेक्स्ट है एक्सेस एंड SQL सर्वर. दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. वो दोनों भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है. IBM जो कंपनी है उसका जो डेटाबेस है उसका नाम है DB2, और SAP कंपनी उसका जो डेटाबेस है उसको बोलते हैं साइबेस. सो ये कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स है, बहुत सारे और भी है. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. फर्स्ट इज रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, दैट अब बहुत जन उससे परिचित है. अब हम घर बैठ के भी रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं, और ये पॉसिबल सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से होता है. सो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में होता क्या है कि हर एक गाड़ी की पूरी जानकारी, जैसे कि उसका नंबर, वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, कब जाती है, उसका टाइमिंग क्या है, वैसे उसमें कितने डिब्बे हैं, हर डिब्बे में कितनी सीट्स है, ये पूरी जानकारी डेटाबेस के तहत सिस्टम में रखी जाती है. और इसलिए जब बहुत सारे
लोग एक सीट के लिए बुक करते तब भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, और एक सीट सिर्फ एक ही आदमी को मिलती है जो पहले बुक करता है। तो दैट इज द वर्च्यू ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस अगर नहीं होती तो ये हमें इतना पॉसिबल नहीं था। हमको जो अभी हम घर में बैठ के बुक कर सकते हैं, कभी भी बुक कर सकते हैं 24/7, वो पॉसिबल नहीं था। सो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हमने पहले भी देखा कि बुक यूजर्स और उनके ट्रांजैक्शन, कौन किस यूजर ने कौन सा बुक लिया, ये देखने के लिए भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में डीबीएमएस यूज होती है, जो बुक्स के बारे में, यूजर्स के बारे में, उनके ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है। बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, दीज आर द सिमिलर एप्लीकेशंस वी कैन से, बिकॉज दोनों भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस वहाँ पे होते हैं और उनको मैनेज करना खाली नोटबुक से, किसी ऐसे कॉपी से संभव नहीं। तो इसी वजह से, डीबीएमएस की वजह से, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में जो डीबीएमएस रहती है, उसी की वजह से, जैसे कि हमने रेलवे में देखा, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में देखा, हम कहीं भी बैठ के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स उनको जो करते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे यूजर एक साथ भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस विदाउट एरर होते हैं बहुत सारे। तो उसका जो मेन रीजन है वो है कि वो डीबीएमएस वहाँ पे डेटा सेव करता है, उसको प्रोसेस करता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। सो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कोर्सेज, नंबर ऑफ मे बी अफिलिएटेड कॉलेजेस, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो उनका जो हमने पहले देखा कि एकेडमिक डेटा, पर्सनल डेटा, एक्स्ट्रा करिकुलर डेटा, ये सब डेटा डेटाबेस की माध्यम से रखा जाता है। सोशल मीडिया साइट्स हमें पता है, अगर आप फेसबुक या ट्विटर की बात लें तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स, आप सोच सकते हैं कि करोड़ों ऐसे पर्सनल अकाउंट्स है फेसबुक में, और हर एक व्यक्ति बहुत सारे पोस्ट करता है, लेकिन फिर भी फेसबुक क्रैश नहीं होता। पूरा डेटा हम अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको पोस्ट करने के बाद हमारे फ्रेंड्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी फेसबुक का, ट्विटर का खुद का एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जहाँ पे ये पूरा यूजर्स का डेटा और उनकी पोस्ट जो है, उनके संबंधित डेटा रिकॉर्ड की तरह रखा जाता है। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। पहला एडवांटेज ये है कि अब हम थोड़ा सा दूसरी तरीके से देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले क्या था। तो पहले तो डेटा फाइल सिस्टम्स में रखा जाता था और टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट में रखा जाता था, और उसका जो फॉर्मेट होता था वो भी जो रखने वाला था वो डिसाइड करता था। जैसे कि किसी यूज़र का, समझ लो कि स्टूडेंट का डेटा रखना हो तो उसका नाम कैसे रखेंगे, उसका एज किस फॉर्मेट में रखेंगे, सैलरी कैसे रखेंगे, पूरा वो रखने वाला डिसाइड करता था। लेकिन होता ये था कि एक जो डेटा था वो अनेक हर जगह हो सकता था, या कुछ मल्टीपल प्लेसेस पे, मल्टीपल फाइल्स पे रखा जा सकता था, और उसी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। फॉर एग्जांपल, दो फाइल्स में एक ही यूजर की जानकारी दो यूजर ने रखी हो, एक जगह अगर उस यूजर के बारे में डेटा चेंज होता है, फॉर एग्जांपल उसका एज चेंज किया, तो ये नहीं कंफर्म हो सकता कि दूसरी फाइल भी चेंज हो गई। तो इसलिए एक यूजर का एक ही डेटा दो फाइल में दो अलग अलग वैल्यू के साथ रहेगा। एक फाइल में उसका एज फॉर एग्जांपल 15 है तो दूसरे में 16 हो जाएगा, हो सकता है। तो इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी इन डेटा। डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, and that inconsistency is because of the redundancy. डेटा अनेक जगह पर है, that is what is called as redundancy, and that data redundancy may create data inconsistency. Multiple copies of the same data do not match.
दो और अनेक जो या अनेक जो वैल्यूज होते हैं वो एक से एक साथ मेल नहीं खाते या एक जैसे नहीं होते। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि फॉर्मेट्स भी एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स नहीं रहते। तो एक यूजर ने एक डेट को MMDD YY में रखा, दूसरे यूजर ने MMDD YY में रखा। तो जैसे कि आपको पता है कि Y2K प्रॉब्लम है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ पे हुआ करते थे। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने ये किया कि पूरा जो डेटा है वो एक ही जगह रहेगा, उसकी एक ही कॉपी रहेगी बेसिकली। सो दिस इज not data redundancy. DBMS does not have redundant data, so it reduces data redundancy, and that's why it reduces data inconsistency. Data inconsistency जो कि डेटा रिडंडेंसी से हुआ करती थी वो कम हो गई, तो पहला एडवांटेज है। शेयरिंग ऑफ डेटा, अगर अभी हमने देखा कि डेटा एक सिस्टम में एक ही कॉपी में हुआ करता है, फिर भी उस डेटा को हम अलग अलग यूजर को शेयर कर सकते हैं। डेटाबेस सिस्टम को अनेक यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, और एक जो डेटा है वो सभी को हम क्या कर सकते हैं, इफिशिएंटली शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। दैट्स अ वर्च्यू ऑफ DBMS. Without causing any problem, the data can be shared amongst many users. Next is data integrity. So data integrity basically means the data is accurate and the data is consistent. इसको समझने के लिए हम एक ऐसा उदाहरण देखेंगे। मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। ये एक सेविंग अकाउंट है और ये दूसरा सेविंग अकाउंट है। इसका बैलेंस है 500 और दूसरे अकाउंट का बैलेंस भी उतना ही है 500। सो अभी ये हुआ कि इसके ओनर ने इस अकाउंट से 50 रुपीज यहाँ पे ट्रांसफर किए। सो द वैल्यू which should be there or the balance which should be there in account, first account obviously is or should be 450। यहाँ पे कितने होने चाहिए, 550। सो पहले उसका सम था 1000 और अभी भी उसका सम जो है 450 और 550, once again 1000। So that means the before the change, the state of the system and the same state of the system, sorry, the same state of the system after the change is same, or the collective state is same, 1000 rupees। हुआ ये कि एक आदमी ने अपने अकाउंट से 50 रुपए दूसरे आदमी के अकाउंट में भेज दिए। अगर ये ऐसा कुछ होता कि उस ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ पे 500 बैलेंस 500 ही होता 500, लेकिन यहाँ पे 550 होता, तो सम क्या हुआ हो सकता था 1050। So that is not consistency, that was not even accuracy, so that was not accurate transaction rather। and consistency का मतलब ये है कि पहले जो स्थिति थी, जो एक्यूरेट स्थिति थी, वो ट्रांजैक्शन के बाद भी वही एक्यूरेट स्थिति है, कंसिस्टेंट है। So that is what is accuracy and consistency। And data integrity basically is the accuracy and consistency of data. Data is integral, which does not live in an inconsistent or inaccurate state. That is what is called as data integrity। अभी हमने उदाहरण के माध्यम से ये समझ लिया। Next is data security। Security means we are protecting the data. How? In the file system में क्या करते थे कि प्लेन टेक्स्ट में डेटा रखा जाता था, कोई भी जिसको कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस था वो जाके पढ़ सकता था क्या है डेटा। लेकिन डेटाबेस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जो डेटा होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट का डेटा है उसको चेंज करके किसी एक मेथड के जरिए, उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मेथड क्या करता है कि जो प्लेन टेक्स्ट डेटा है उसको सीफर टेक्स्ट करके
एक बोलते हैं, वहाँ पे उसमें वो कन्वर्ट करता है, इसको फिर से दूसरी एक प्रोसेस होते हैं, डिक्रिप्शन मेथड बोलते हैं, वहाँ से फिर से प्लेन टेक्स्ट में लाया जा सकता है। और इस प्रोसेस के लिए एक की आवश्यकता होती है। द इसेंस ऑफ द स्टोरी इज दैट द डेटा इन द डीबीएमएस में जो डेटा होता है वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं रहता, इसलिए अगर हमें वो डेटा मिले भी तो हर एक व्यक्ति उसको पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट में होता ही नहीं, वो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। तो ये तो पहली सिक्योरिटी हो गई। और दूसरी सिक्योरिटी ये है कि डेटाबेस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए हमको उसका एक ऑथेंटिक यूजर होना चाहिए। जो एक्सेस करेगा उसको अपना आइडेंटिटी प्रूव करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच, उससे क्या होता है कि एक यूजर अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूव कर सकता है। तो उसको करने के लिए बहुत सारे वेज है। पहला तो आपको जो पता है वो है यूजर नेम और पासवर्ड। जो हमको यूजर नेम मिला है और हमने जो पासवर्ड रखा है, जो हमने पहले सिस्टम को बताया कि ये मेरा यूजर नेम है और ये मेरा पासवर्ड है, तो वो कॉम्बिनेशन में ठीक से जितनी बार डालूंगा उतनी बार मुझे डीबीएमएस में एक्सेस मिलेगा। जिसको ये यूजर नेम पासवर्ड का कॉम्बिनेशन पता है वही यूजर उस यूजर नेम से लॉगिन कर सकता है। और एक यूजर को चाहिए कि वो अपना यूजर नेम पासवर्ड दूसरे को ना बताए, और जब तक ये होता है तो वो एक निश्चित यूजर ही अपनी आइडेंटिटी सिस्टम को दे सकता है। इसलिए हम गारंटी कर सकते हैं कि एक विशिष्ट आदमी वही है जो यूजर नेम पासवर्ड ठीक से डालता है। इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। और इससे ये होता है कि एक आदमी का डेटा दूसरे आदमी को एक्सेस नहीं होता। सो नेक्स्ट इज प्राइवेसी। प्राइवेसी ये सिक्योरिटी का एक भाग है। दूसरा एक पार्ट है सिक्योरिटी का जिसको बोलते हैं कि ऑथराइजेशन, दैट इज somehow related to privacy we can say. Authorization, privacy is basically a combination of authentication and authorization. That means प्रीवियसली हमने देखा कि ऑथेंटिकेशन क्या करता है कि यूजर वही है ये कंफर्म करता है, और प्राइवेसी का बेसिक मतलब ये है कि जिस यूजर की जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन उस यूजर तक ही सीमित रहे, उसको ही मिले, दूसरे को ना मिले। That is what is called as privacy. So one sort of privacy is that a particular information may be disposed to. एक इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है कि जिसको एक ग्रुप ऑफ यूजर तक उनको उनके रोल पे आधारित एक्सेस दिया जा सकता है। जैसे कि एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसको उसके डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी पता हो सकती है, वो उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन वो एम्प्लॉय जो है या वो जो मैनेजर है उनको दूसरे डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयज की सैलरी एक्सेस नहीं हो सकती। ये हो गया ऑथोराइजेशन। सो एक टीचर लो तो उसको टीचर को स्टूडेंट्स के मार्क्स टीचर देख सकता है, लेकिन अकाउंट्स में जाके किसकी सैलरी कितनी है ये नहीं देख सकता। तो ये हो गया ऑथोराइजेशन। सो आइदर द इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड टू अ पर्सन or a group of person based on their roles. So authentication and authorization. So privacy is a part of security. सिक्योरिटी हमने देखा डेटा सिक्योरिटी में कि डेटा को कैसे सिक्योर किया जाता है, किस मेथड से। और प्राइवेसी में देखा कि जो डेटा होता है वो यूजर्स के कंसेंट के बिना, यूजर्स के परमिशन के बिना दूसरे को नहीं दिया जा सकता। तो गारंटी करता है कि वो उस यूजर तक ही सीमित रहेगा। हमने सिंपल शब्दों में देखने का प्रयास किया। सो नेक्स्ट इज बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप माने जो डेटा होता है सिस्टम में, हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए कि सिस्टम क्रैश हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए,
तो हमें पता है कि डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, डेटा इज मनी जैसे। सो डेटा नीड्स टू बी एक्सेसिबल ऑल द टाइम। अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो हमको चाहिए कि जो सिस्टम क्रैश होने से पहले का डेटा था वो हमें मिले, इसलिए उस डेटा डेटा को फ्रिक्वेंटली कॉपी करके रखा जाता है दूसरी जगह, तो उसको बोलते हैं कि बैकअप एंड रिकवरी। अगर ऐसा कुछ क्रैश हो जाए तो जो ऐसा कॉपी किया हुआ डेटा है उसको फिर से सिस्टम में डाला जाता है, जो अभी मॉडिफाइड सिस्टम है, रिकवर्ड सिस्टम है, उसमें डाल के हम अपना काम शुरू करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिकवरी प्रोसेस। सो बैकअप एंड रिकवरी आर द फंक्शनैलिटीज, automatic backup and recovery are the functionalities given by DBMS advantage. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम। अभी हमने देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण फंक्शनलिटी उसकी है कि कंकरेंसी कंट्रोल। हमने जो रेलवे का उदाहरण देखा, रेलवे टिकट बुकिंग का, जैसे कि हमने देखा कि बहुत अ, ऐसे बहुत सारे ट्राई करते हैं कि हमें वो सीट मिले, एक एक साथ बहुत सारे जन एक सीट बुक करने के लिए प्रयास करते हैं, फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। वो जो सीट है वो किसी एक आदमी को ही बुक होती है, भले एक साथ करोड़ों आदमी उसको ट्राई करें। तो इसको बोलते हैं कि कंकरेंसी कंट्रोल, जो एक साथ कंकरेंट ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करना। नेक्स्ट अभी हमने देखा कि रिकवरी कैसी होती है, और क्वेरीज बोलते हैं डेटा रिट्रीवल को। हाई लेवल क्वेरीज ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है कि जैसे कि जो डेटा रखा हो उसको हम लगभग हमको ऐसा डेटा चाहिए इस प्लेन टेक्स्ट यानी कि हाई लेवल सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज में। बाद में हम एसक्यूएल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन हाई लेवल क्वेरीज आर पॉसिबल जहाँ से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पूछ सकते हैं कि हमको ऐसा डेटा चाहिए, तो वो भी फंक्शनलिटी डीबीएमएस प्रोवाइड कर सकती है। और इतने सारे फंक्शनलिटीज डीबीएमएस में होने से जो एप्लीकेशन हम डीबीएमएस पे डिपेंडेंट करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो उस यूजर को सिर्फ ये चाहिए होता है कि वो अपना बिजनेस लॉजिक रखे, लिखे, डिजाइन करे। बाकी ये जो अभी हमने देखा वो कुछ भी डिजाइन नहीं करना पड़ता, इसलिए डेवलपमेंट टाइम और मेंटेनेंस टाइम जो है वो उस एप्लीकेशन में कम लगता है, वेब यानी कि किसी एप्लीकेशन डेवलपर के लिए। दैट इज द लास्ट एडवांटेज दैट यू हैव सीन। So up till this time we have seen what is data and information, what is database, what is DBMS, what are the applications and what are the advantages of DBMS. So at the end let me remind you, अभी आप सभी को अब तक पता ही हुआ है कि ये जो मेरा ब्लॉग है vishalparkar.blogspot.com, यहाँ पे दो पेजेस है, एक है डेटाबेस करके वहाँ से, या IT11 साइंस करके वहाँ, वहीं से आप रिसोर्सेस, जो ज़्यादा रिसोर्सेज है इससे संबंधित वो पढ़ सकते हैं। और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल तो पता ही है, तो ये जो प्लेलिस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 11 साइंस, आप इसका यूज़ करके इससे संबंधित IT से संबंधित बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। धन्यवाद।